योगेश जी। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं अलवर जिले की बानसूर तहसील से आ रहा हूँ। अच्छा, आपने टेंथ कब की? 2002 में 10th की सर। कौन सी स्कूल से? बसंत प्रभु राष्ट्रीय विद्या मंदिर, कोटपुतली, जयपुर से की। और ट्वेल्थ? 12th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली से की। ग्रेजुएशन? लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से सर। इसके बाद में आपने एमए किया है? जी सर, श्याम पाठी के रूप में हमने। अच्छा, एमए आपने स्वयं पार्टी की। बीएससी किया है आपने? बीएससी के बाद आपने एमए किया है? बीएससी के बाद हमने किया। तो ये थोड़ा अलग फील्ड नहीं हो गई कि आप साइंस से सीधे आर्ट्स में? क्या कारण रहा इसका? सर 2014 से राजकीय सेवा पटवारी पद पर कार्यरत रहा मैं, और उस दौरान मैंने श्याम पाठी के रूप में एमए किया। थोड़ा मेरा अच्छा, रुचिकर 2014 से विषय। आप पटवारी भी रहे हैं? जी सर। पटवारी कितने साल तक रहे आप? मैंने पत्रकार। पटवारी की नौकरी छोड़ने के क्या कारण रहे? मुख्यतः सर पटवारी पद पर कार्यरत रहते हुए मैंने देखा कि प्रशासनिक सेवाओं की पद प्रतिष्ठा और गरिमाओं को और सेवा करने के विभिन्न अवसरों को मैंने देखा। इसके पश्चात मैंने डिसीजन लिया कि मैं तैयारी करके और प्रशासनिक सेवाओं में जाऊंगा, और पटवारी पद पर कार्यरत रहने के दौरान तैयारी के लिए समय अभाव, और दूसरा श्रम के विकास के लिए जैसा कि जॉब का जो लेवल है L5 है, उस वजह से मैंने इतिहास पद पर ज्वाइन किया विनोद ताकि जी, मैं ऐसा अपनी तो नहीं पढ़ाई है करते। पटवारी। मैं आपकी बात से इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पटवारी रहते हुए लोग आईएएस बने हैं, आईपीएस तक भी पहुंचे हैं लोग। आपने नाम सुना हो, राजस्थान में प्रेम सुख जी ढिल्लों आईपीएस हैं वर्तमान में, गुजरात कैडर के। वो पटवारी ही थे शुरू में। जी और एक जो चयन का जी, रेशो होता शुरुआत में है पटवारी थे। प्रशासनिक सेवाओं में, चयन का रेशो जो होता है प्रशासनिक सेवाओं में, उनमें से अधिकांश लोग या तो पटवारी होते हैं या ग्राम सेवक होते हैं। जी पटवारी पद पर मुझे अवसर मिला, पटवारी पद पर रहते हुए मेरा चयन हुआ लेक्चरर में, और मुझे अवसर मिला कि मैं इस एजुकेशन के फील्ड में जाके कर्तव्य निर्वहन के साथ खुद के विकास के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए समय निकाल सकूं। इसलिए मैंने सर लेक्चरर पद पर ज्वाइन किया। अच्छा, आप स्कूल लेक्चरर हैं अभी? जी सर। कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी? मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ सर। आपका सिलेक्शन डीएसएसबी के माध्यम से हुआ है? जी सर। वर्तमान में चेयरमैन कौन है डीएसएसबी का? सॉरी सर, उनका नाम। डीएसएसबी की फुल फॉर्म? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अभी पोस्टिंग कहाँ आपकी? मेरी साकेत में है, साउथ दिल्ली साकेत में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साकेत। आप राजस्थान की जो सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका आप अध्ययन कर चुके हैं, वो दिल्ली की जो स्कूलिंग है जी उसमें आपको कोई अंतर जी, नजर आता है क्या? कुछ अंतर है श्रीमान। जैसा कि आधारभूत संरचनाओं के आधार पर देखा जाए तो दिल्ली के जो स्कूल हैं वहाँ कुछ थोड़ा अच्छा है, वहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस है, जबकि अपने यहाँ पे इस प्रकार की आधारभूत संरचनाओं का इतना विकास नहीं हो पाया है। दूसरा, अभी हाल ही में परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर देखा जाए तो दिल्ली के स्कूल जहाँ 32वें नंबर पे हैं, वहाँ अपने यहाँ पे राजस्थान
प्रथम स्थान पर है। तो आउटकम और परफॉर्मेंस में राजस्थान दिल्ली से बहुत आगे है। इसके अलावा स्टूडेंट और टीचर रेशियो की बात की जाए तो निसंदेह दिल्ली में ये टीचर स्टूडेंट रेशियो कम है। अनुपात में टीचर उपलब्ध अपने यहाँ पे उतने अनुपात में टीचर उपलब्ध नहीं है। दूसरा, वहाँ की गेस्ट फैकल्टी जैसी सुविधाएं हैं जो राजस्थान में इस प्रकार की सुविधाओं को भी अपने यहाँ पे अडॉप्ट नहीं किया गया है। ये कुछ मूलभूत अंतर है। इसके अलावा प्रबंधन को लेकर भी कुछ अंतर है क्या वहाँ पे? जैसे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें मैनेजर्स की पोस्ट बना रखी हैं, शायद मैंने ऐसा पढ़ा है कहीं। एक्स सर्विसमैन आदि जो भी हैं उनको ले रखा है उनपे। वहाँ पे बाकी सुविधाओं के लिए, जैसे सफाई के लिए एस्टेट मैनेजर की एक पोस्ट होती है, जो बाकी जो कार्य हैं एक्स्ट्रा एजुकेशन से एक्स्ट्रा जो भी कार्य हैं उनके लिए वो एस्टेट मैनेजर जिम्मेदार होता है, जिसमें सभी प्रकार बिजली, पानी और फर्नीचर आदि सभी सुविधाओं को देखता है। तो राजस्थान में क्या कारण है कि आधारभूत संरचना का अभाव है, और दिल्ली में जो स्कूलिंग है वो बहुत अच्छी है, जबकि राजस्थान में हम उस स्तर को नहीं प्राप्त कर पाए अभी तक? राजस्थान एक विस्तृत प्रदेश है सर, और जनसंख्या भी ज्यादा है और विद्यालय भी यहाँ बहुत ज्यादा है। दिल्ली में केवल 1050 विद्यालय हैं, और इसके अलावा दिल्ली का रेवेन्यू कलेक्शन भी ज्यादा है, तो वहाँ पे एजुकेशन पे उसका कुछ हिस्सा खर्च किया जाता है, जिससे आधारभूत सुविधाएं अच्छी। मान लीजिए आपको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए, तो आप अपने जी, लेवल पे क्या सुधार करना चाहेंगे राजस्थान के स्कूलिंग पैटर्न में? सबसे पहले सर मैं अभी जो वर्तमान समय में कोरोना समय में जो डिजिटल जो गैप है राजस्थान के स्कूलों में, कि सभी विद्यार्थियों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है, तो मैं अपने स्तर पर ये प्रयास करूंगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो इस डिजिटल गैप को समाप्त करने के लिए शुरू की गई हैं, और उनको धरातल पर उतारने का कार्य करूंगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करूंगा कि विद्यालय में गांव का प्रत्येक बच्चा जुड़े विद्यालय से, यानी विद्यालय में उनका एडमिशन हो सभी बच्चों का, और विद्यालय से जुड़ाव बढ़े। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सर शौचालय नहीं है यहाँ विद्यालयों में, जिनमें और इस प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं जो बच्चों के लिए आवश्यक हैं, और उन सुविधाओं के निर्माण के लिए मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा और आगे इस प्रकार की अभिशंसाएं भेजने का कार्य करूंगा। चलिए ठीक है। हाँ, नरसिंह जी आप शुरू कीजिए, फिर मैं पूछ लूंगा। अच्छा, आप अलवर जिले से बिलोंग कर रहे हैं? जी सर, नमस्ते। हाँ सर। अच्छा, नमस्ते। अलवर जिला में जो प्राचीन काल में जनपद काल था, उसमें अलवर जी, कौन से जनपद में आता था? अलवर मत्स्य जनपद में था श्रीमान। अच्छा, इसकी राजधानी कहाँ थी? बैराट उस समय इसकी राजधानी थी, जो विराट नगर नाम से अभी जयपुर में। अच्छा, यहाँ से कोई शिलालेख वगैरह कुछ मिला क्या ऐसा? जी, भाबरू शिलालेख मिला है। बैराट के नजदीक से भाबरू नाम के गांव से अशोक का शिलालेख मिला है। अच्छा, आप हिस्ट्री के भी ये भी लेक्चरर हैं? जी तो सर। अभी आप हिस्ट्री के लेक्चरर हैं? जी सर। जी सर। तो अशोक को ऐसा क्या है कि अशोक महान कहा जाता है? उनकी साम्राज्य की ऐसी क्या विशेषता थी जो आज तक लगता है कि आपको वो प्रासंगिक है? जी, अशोक सम्राट अशोक के 12वें शिलालेख में जैसा उल्लेख है, उन्होंने लिखा है कि मैं प्रत्येक कण में, जीवित मृत में सभी को में मैं समान भाव से देखता हूँ। प्रत्येक धर्म, समुदाय, व्यक्ति सभी को समान भाव से देखता हूँ। तो एक तो धार्मिक सहिष्णुता उसके अशोक के राज्य में थी। दूसरा, नैतिक नियम जिनका उन्होंने प्रचार प्रसार करवाया और विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से अपनी जनता तक पहुंचाया, गांव गांव तक पहुंचाया, जिससे नैतिकता समाज में नैतिकता का व्याप्त हुई। तीसरा, अच्छा, इनके अलवर द्वारा में कोई विभिन्न। प्रोजेक्ट भी है क्या? जी सर, सुन नहीं पाया मैं आपकी। है क्या? सर आवाज क्लियर नहीं है ये आपकी, प्लीज रिपीट करेंगे?
अलवर में कोई टाइगर प्रोजेक्ट है क्या? कौन सा अभ्यारण्य है टाइगर का? जी सर, अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है। अच्छा, अभी वहां पर घूमने जा सकते हैं क्या? खुला है क्या? वर्तमान में सर अभी कोविड की वजह से टाइगर प्रोजेक्ट अभी बंद है, अभ्यारण्य बंद अच्छा, श्योर है आप बंद है? है। जी अच्छा, एक नाम सुना होगा आपने, DMIC प्रोजेक्ट, जी। क्या है ये? दिल्ली मेट्रो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी इसका कुछ परीक्षण हुआ है क्या, इससे संबंधित कोई अलवर में आपके? जी अभी न्यू रेवाड़ी से और न्यू फुलेरा तक सैन्य साजो सामान सहित एक गाड़ी चलाई गई थी और उसका परीक्षण किया गया। अच्छा, मान लो ये सक्सेस हो जाता है, और तो इससे राजस्थान को क्या फायदे होने वाले हैं? जी इससे राजस्थान वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ जाएगा और यहाँ यातायात के साधनों, भारवाहक जो मालगाड़ियां हैं वो उपलब्ध हो पाएंगी। यहाँ से निर्मित माल और आयातित माल को यहाँ पे तुरंत लाया ले जाया जा सकेगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी बाकी देश से राजस्थान। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? किचन गार्डनिंग है सर। अच्छा, ये किचन गार्डनिंग क्या होती है, क्या करते हो आप इसमें? इसमें सर घर के यूज के लिए कुछ सब्जियां बोई जाती हैं। अच्छा, आपकी ये हॉबी कैसे बनी, कैसे डेवलप किया आपने? जी बचपन से ग्रामीण इलाके में रहता हूँ, यहाँ खेती का और इस प्रकार का है और जल की भी सुविधाएं हैं। घर के सामने काफी इलाका खाली पड़ा है तो यहाँ पे बचपन से देखता आया हूँ। पिताजी और चाचा जी इस प्रकार से फसल बोते थे घर के लिए ऑर्गेनिक खाद का यूज करके। तो धीरे धीरे मैं मेरी रुचि उसमें होगी और मैंने इस हॉबी को मैंने अच्छा, अडॉप्ट आपका कर परिवार खेती का काम करता है? लिया। जी तो अच्छा, तो आप एक जागरूक किसान भी हो, उनको कुछ सुझाव भी देते होंगे? जी बिल्कुल, इस संदर्भ में बातें होती रहती हैं घर में। अच्छा, मुझे बताइए आप कोई दो पेस्टिसाइड के नाम। जी 2,4-D और 2,4,5-T। अच्छा, आपने अभी बताया 2,4-D। जी जी सॉरी सॉरी सर, मैंने खरपतवार नाशियों के नाम बता दिए आपको। पेस्टिसाइड में मेलिथियोन और इसके अलावा एल्ड्रिन दो यूज करते अच्छा, मुझे जीरे की फसल बोनी है, तो हैं। उसमें जी मैं कौन से खरपतवार काम में लूंगा? सॉरी सर, जीरा हमारे क्षेत्र में नहीं बोया जाता इसलिए जानकारी नहीं। अच्छा, चलो, एक पेस्टिसाइड होता है और एक जी हर्बिसाइड होता है, एक जी फर्टिलाइजर होता है, इसमें में क्या फर्क होता है? पेस्टिसाइड कीटनाशक होते हैं जो कीटों के नियंत्रण के लिए यूज होते हैं। हार्बिसाइड खरपतवारनाशी जो इस प्रकार की जो खरपतवार उग जाती है खेतों में, जो उर्वरकों को, जो उर्वरक तत्वों को अवशोषित करके और फसल को पूरा पोषण नहीं देते, उनको नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और फर्टिलाइजर खेत में जो मूलभूत तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी मात्रा की पूर्ति के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अभी एक लिक्विड यूरिया का, नैनो लिक्विड यूरिया का काफी बाजार में आया है और चर्चा में, क्या होता है ये? जी नैनो लिक्विड 10⁻⁻9 मीटर यानी कि यूरिया को नैनो रूप में यूज किया जाएगा और ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में कार्य करेगा। एक कट्टे यूरिया के बराबर में के बराबर कार्य करेगा। अच्छा, अभी मुझे, जैसे आप किचन गार्डनिंग करते हो, तो इसमें कौन कौन से औजार काम में आते हैं? जी गैंती है, फावड़ा है और कुल्हाड़ी है काटने के लिए, और दरांती बोलते हैं वो यूज करते हैं, छोटा नाइफ है वो यूज करते हैं। ये अच्छा, आपकी हॉबी अच्छी है, चलो आप घर के लिए तो सब्जियां उगा लेते हैं, आपको प्रशासन में ये किस प्रकार लाभदायक होगी, कैसे आप इसका उपयोग लोगे? जी मैं प्रशासन में रहते हुए बायो फार्मिंग के लिए किसानों को जागरूक करूंगा इस संदर्भ में, जैसा कि मैं किचन गार्डनिंग में बायो फार्मिंग और
वर्मी कंपोस्ट और इस प्रकार के जो फर्टिलाइजर हैं, जो रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं है, उनके लिए किसानों को प्रेरित करूंगा ताकि रसायन मुक्त फसल का उत्पादन संभव हो सके। इसके अलावा मैं प्रशासन में रहते हुए अपने स्वयं के मन को शांत रखने के लिए मेरा ये हॉबी मुझे कारगर मेरे काम आएगी। अच्छा, आप जैसे रासायनिक फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर के यूज के लिए बताएंगे, लेकिन किसान तो ये कहते हैं कि जब बायो फर्टिलाइजर यूज लेते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो आप उनको कैसे समझाओगे? सर, उन्हें समझाऊंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज एक लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। लंबे समय के यूज के पश्चात जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी और इसके विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम भी हैं, जैसा कि पंजाब में कैंसर के जो केस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्यगत जो बीमारियां बढ़ रही हैं और फूड हैबिट संबंधित जो बीमारियां बढ़ रही हैं, वो सब इसके वजह से है। बायो फर्टिलाइजर से इस प्रकार की बीमारियों से दूर रहा जा सकता है और ये उत्पाद बाजार में महंगे भी बिकते हैं। विभिन्न कंपनियां बायो फर्टिलाइजर आप से ये बताइए कि एक पॉली हाउस होता है, क्या होता है? आपने नाम सुना होगा कभी? सर, दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? पॉली हाउस। पोली हाउस सर, पोली हाउस सर एक ऐसी जगह है जहां पर नियंत्रित वातावरण में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर कोई सब्सिडी देती है क्या गवर्नमेंट? जी सर। कितना % देती है? विभिन्न क्षेत्रों में अलग वर्ल्ड बैंक की योजना के तहत 90% सब्सिडी का प्रावधान है, और जहाँ पे वर्ल्ड बैंक की योजना नहीं है वहाँ पे 75-25 का योगदान है। 75% सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, अभी आपने कौन कौन सी सब्जियां उगा रखी हैं? जी, अभी बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, चौलाई है, ये सब्जियां हैं। अच्छा, अभी धनिया उगाना चाहता हूँ तो मैं क्या उगा सकता हूँ अभी? जी नहीं, इस मौसम में नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट नाम। सुनील जी आए क्या? नहीं है ना, कोई बात नहीं। आगे जी आगे जी जी सर, मैं हूँ। हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ सर, वो कैमरा तो ऑफ ही रहेगा, लाइट नहीं है यहाँ पर। और जी सर, नमस्ते। तो सर, आप ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सर। और एमए? एमए सर हिस्ट्री से की। तो आपने सब्जेक्ट चेंज क्यों किया? जी, 2014 में मैं राजकीय सेवा में कार्यरत हो गया और इस दौरान मैं एमएससी नहीं कर सकता था और इसके लिए समय भी ज्यादा आवश्यक था, इसलिए मैंने एमए किया। मेरा टीका विषय भी था, स्वयं पाठी के रूप में मैंने एमए किया। बाद में जब मुझे लगा मुझे समय तो मिला तो आपने मैंने एमएससी। अच्छा, तो आपने इतिहास विषय का ही चुनाव क्यों किया? जी, इतिहास मेरा रुचिकर विषय था और इससे पूर्व मैं मेरे बाल्यकाल में जब मैं 10th और 12th में था तो मैं इतिहास की बुकें पढ़ता था, तो मेरी रुचि थी उसमें। तो आपको इतिहास का कौन सा जो पार्ट है वो अच्छा लगता है और क्यों? आधुनिक इतिहास मुझे ज्यादा रुचिकर लगता है। आधुनिक इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इस स्वतंत्रता के लिए विभिन्न जो स्वतंत्रता सेनानी और जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और हमें आजादी दिलाई, इसलिए ये कालखंड मुझे सबसे अच्छा लगता है। आजादी में किन किन 3 आदमियों का आप सर्वाधिक योगदान मानते हैं? पहला महात्मा गांधी जी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस जी, और तीसरा मैं भगत सिंह जी। भगत सिंह का जो आजादी में योगदान है, एक बहुत ही छोटी उम्र में वो चले गए और बहुत छोटा सा योगदान है, तो आप उनको तीसरे नंबर पर रखना चाहेंगे? जी सर। ठीक है। तो गांधी जी का जो है भारत के विभाजन के संदर्भ में उनके क्या विचार थे? गांधी जी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे और अंतिम समय तक उनकी यही कामना थी और ये मांग भी रही कि भारत का विभाजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। तो वो इसको रोक क्यों नहीं पाए?
उस समय की जो परिस्थितियां और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम घटित हुआ, और जैसा कि उस समय महात्मा गांधी, ब्रिटिश सरकार का दबाव था कि महात्मा गांधी भारत से बाहर न जाएं, पाकिस्तान में न जाएं, तो चाहकर भी अपना सक्रिय योगदान भारत विभाजन को रोकने में नहीं दे पाए। और इस प्रकार की जो संहारिक जो माहौल था उस समय, हिंदू मुस्लिम झगड़े थे, वो चरम सीमा पे थे, तो विभाजन के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। क्या आपको लगता है कि भारत का विभाजन रोका जा सकता था? व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो श्रीमान, विभाजन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए रोका जाना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु पूर्व में अगर प्रयास किए होते तो शायद ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं होती और विभाजन को टाला जा सकता था। तो गांधी जी ने इस दिशा में कोई प्रयास किए थे? गांधी जी के द्वारा पूर्व में इस प्रकार के प्रयास किए गए थे, और उन्होंने जैसा कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास लखनऊ पैक्ट से शुरू कर दिए थे, और विभिन्न मौकों पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए और दोनों समाज को समान रूप से लेके आगे बढ़ रहे थे। ठीक है। बायो भी पढ़ी है आपने, है ना, ग्रेजुएशन में? जी, मैंने एमएससी भी की है सर, जूलॉजी से। अच्छा। वैक्सीन लगवा ली आपने? जी सर। कौन सी वैक्सीन लगाई आपने? कोविशील्ड लगवाई सर। कुछ जो अध्ययन है वो ये कह रहे हैं कि कोवैक्सीन जो ज्यादा प्रभावी है, तो क्या आपने इसके विषय में पढ़ा और ये प्रयास नहीं किया कि कोवैक्सीन लगवाते आप? जी सर, जैसा कि वर्तमान परिस्थितियां हैं, तो 2 वैक्सीन मुख्य रूप से बाजार में है भारत के स्वास्थ्य विभाग के पास, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ऐसी परिस्थितियों में हम किसी एक वैक्सीन के लिए इंतजार करें, ये उचित मुझे प्रतीत नहीं हुआ, और इस वजह से मैंने जो उपलब्ध थी मेरे नजदीकी सेंटर पे, मैंने वो वैक्सीन लगवा ली। क्या मुख्य अंतर है कोवैक्सीन और कोविशील्ड में? मुख्य अंतर इनके बनाने के पैटर्न पे है। जो कोवैक्सीन है वो परंपरागत सिद्धांत पे बनाई गई है, और जो कोरोना का वायरस है उस मृत वायरस से बनाई गई है, जबकि कोविशील्ड वायरस के स्पाइक प्रोटीन को कोड करके एडिनो वायरस, वाहक एडिनो वायरस के माध्यम से बनाई गई। जो वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है? वायरस सर किसी होस्ट के अंदर जाने पे ही जैविक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, बाह्य वातावरण में वो निर्जीव की तरह प्रतीत होता है, जबकि बैक्टीरिया बाह्य और किसी भी वातावरण में जीवित इकाई की तरह कार्य करता है। इसके अलावा वायरस में केवल जेनेटिक पदार्थ जो मोस्टली आरएनए के रूप में मिलता है, और उसके बाद में वो प्रोटीन का चोल होता है, जबकि बैक्टीरिया एक कोशिका है जिसमें सभी प्रकार के कोशिका मिलते हैं, डीएनए, और उसके बाद में विभिन्न तीसरा वो थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हुई, चलो कोई बात नहीं। मेरा हेलो हेलो जी सर। हाँ, थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। चलो, मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जो वायरल डिजीज होती है उसको प्रभावशाली रूप से उसके लिए मेडिसिन नहीं बनती है, जबकि बैक्टीरियल डिजीज जो है उनके लिए बनी हुई है। इसका क्या कारण है? जो वायरस है यूनिट का आने की जो गणित के बाद बनाई जा सकती है, जबकि बैक्टीरिया है और आवाज की दिक्कत है, आवाज की। आवाज की दिक्कत हो रही है। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं। सर आवाज, योगेंद्र जी, आप वीडियो ऑफ करके बोलेंगे तो शायद आवाज आ जाएगी। हाँ सर, अब आ रही है आवाज सर। अब वीडियो ऑफ कर लिया सर मैंने। हाँ, अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। जी सर। जी सर। चलिए, अंतिम वाला तो नहीं सुन पाया। चलो नेक्स्ट मेंबर नंदू एक सिंह जी। सवाल, ओनली सवाल, सिंगल सवाल है मेरा।
आप सुन जी पा सर। रहे हैं ना? हाँ सर, सुन कि पा रहा हूँ। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। जी, वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 2 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या, 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या है दिल्ली की। किंतु जो क्षेत्र है दिल्ली का, वो क्षेत्र अत्यंत सीमित क्षेत्र है। तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ना देके नहीं नहीं, हेलो, मैंने आवाज पूछा नहीं आ रही? अरे दिया जाना चाहिए आपके नजर में, आप ये कह रहे हैं ना? जी, नहीं दिया जाना चाहिए सर। क्या मतलब केंद्र सरकार का क्या पक्ष है इस बारे में, आप बता पाएंगे हमें कुछ? सॉरी सर, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, अनुमान लगा सकता हूँ। क्या समस्या है दिए जाने के संदर्भ में, समस्या क्या है? ना दिए जाने के संदर्भ में सर, एक तो दिल्ली का जो एरिया है वह काफी छोटा एरिया है दिल्ली का। और और सर सॉरी सर, इसके बारे में और ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके ठीक है सर, क्लोज कीजिए। ठीक। थैंक यू, फीडबैक दीजिए सर।